नेपाल में युवा पीढ़ी के हिंसक प्रदर्शनों के बाद उपजे राजनीतिक संकट के बीच शुक्रवार को पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही नेपाल की संसद को भी भंग कर दिया गया है। नेपाल एक बार फिर इतिहास के उस मोड़ पर खड़ा है जहां लोकतंत्र और अस्थिरता आमने सामने खड़ी दिखाई देती है। बीते कुछ दिनों से देश भर में युवा पीढ़ी, जिसे अब जनरेशन जी कहा जाने लगा है, सड़कों पर थी। उनका गुस्सा सिर्फ बेरोजगारी या भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं था, बल्कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध ने इस आक्रोश को और ज्यादा भड़का दिया। इन प्रदर्शनों ने धीरे धीरे हिंसक रूप ले लिया और अंततः पूरी राजनीतिक तंत्र को हिलाकर रख दिया। यही वजह रही कि शुक्रवार को नेपाल की राजनीति ने ऐतिहासिक निर्णय लिया और पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने का फैसला लिया गया है। इस फैसले के साथ नेपाल की संसद को भंग कर दिया गया है, मानो पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर रीसेट बटन दबा दिया गया हो। लेकिन यह सब हुआ कैसे? शुक्रवार सुबह काठमांडू तनाव से भरा हुआ था। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिकदेल और जनरेशन जी के प्रतिनिधि एक साथ बैठे। यह मुलाकात किसी सामान्य राजनीतिक वार्ता की तरह नहीं थी। यह बैठक नेपाल के भविष्य का रास्ता तय करने वाली थी। लंबी बातचीत और कई दौर की चर्चाओं के बाद आखिरकार एक नाम पर सहमति बनी, सुशीला कार्की। उनकी छवि एक ईमानदार, निष्पक्ष और सख्त प्रशासक की रही है। यही कारण था कि उन्हें सभी पक्षों ने स्वीकार किया। रिपोर्ट्स की माने तो शुक्रवार रात 8:45 पर वे राष्ट्रपति भवन में शपथ लेंगी और इस तरह नेपाल एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। सुशीला कार्की का नाम नेपाल के न्यायिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। उनका जन्म 7 जून 1952 को विराटनगर में हुआ। पढ़ाई लिखाई के लिए उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का रुख किया और वहां से राजनीति शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। वे नेपाल लौटी और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने वकालत और कानूनी सुधारों के क्षेत्र में कदम रखा। धीरे धीरे वे न्यायपालिका में आगे बढ़ती रही और आखिरकार नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। यह उपलब्धि सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि नेपाल के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के लिए भी मील का पत्थर थी। मुख्य न्यायाधीश के रूप में सुशीला कार्की ने कई ऐसे मामले सुने जिनका सीधा असर लोकतंत्र और समाज पर पड़ा। चुनावी विवादों से लेकर संवैधानिक व्याख्याओं तक उनके निर्णय ने बार बार साबित किया कि वे सत्ता के दबाव में झुकने वाली नहीं है। यही कारण है कि आज जब नेपाल एक बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रहा है तो उनके नाम पर भरोसा जताया जा रहा है। उनकी कार्यशैली हमेशा साफ सुथरी और सिद्धांतों पर आधारित रही है। आलोचक भी मानते हैं कि वे किसी भी राजनीतिक दल या गुट से प्रभावित नहीं होती। शायद ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है, निष्पक्षता। नेपाल की मौजूदा स्थिति बेहद जटिल है। संसद का भंग होना, सरकार के खिलाफ युवाओं का गुस्सा और सेना की सक्रिय भूमिका, ये सब संकेत हैं कि देश एक बड़े संक्रमण काल से गुजर रहा है। ऐसे में किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा नेता अंतरिम सरकार की कमान संभालता तो विवाद खड़ा हो सकता था। लेकिन सुशीला कार्की का नाम सबसे ज्यादा स्वीकार्य था। एक न्यायाधीश होने के नाते उनकी छवि ना तो किसी राजनीतिक रंग से सनी है और ना ही उन पर भ्रष्टाचार का कोई दाग है। यही वजह है कि वे जनरेशन जी के लिए भरोसेमंद और सत्ता प्रतिष्ठान के लिए भी। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सुशीला कार्की नेपाल की राजनीति को स्थिरता की ओर ले जा पाएंगी? अंतरिम सरकार का मकसद देश को स्थायी सरकार की ओर ले जाना होता है, यानी उन्हें जल्द ही चुनाव कराने, लोकतांत्रिक ढांचे को बहाल करने और जनता का भरोसा जीतने के लिए कदम उठाने होंगे। हालांकि चुनौती ये आसान नहीं है, क्योंकि जनरेशन जी जैसे आंदोलनों ने साफ कर दिया है कि नेपाल की युवा आबादी अब पारंपरिक राजनीति को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वे पारदर्शिता, अवसर और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते हैं। दूसरी ओर सेना और पुराने राजनीतिक दल भी अपना प्रभाव बनाए रखना चाहेंगे। इन सबके बीच सुशीला कार्की को संतुलन साधना होगा। सुशीला कार्की का अंतरिम सरकार प्रमुख बनना सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं, यह उस सामाजिक परिवर्तन का भी प्रतीक है जिसकी मांग नेपाल लंबे समय से कर रहा था। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।